नमस्कार। देश में किसानों पर लगातार लाठियां डंडे बरसाए जा रहे हैं, उनके ऊपर गोलियां, बम के गोले, आंसू बम के गोले बरसाए जा रहे हैं, रबर बुलेट्स चलाई जा रही हैं, सड़कें खोद दी गई हैं। किसान दिल्ली ना पहुंचने पाए, उसके लिए सरकार अपनी पूरे बल, पूरी शक्ति का इस्तेमाल कर रही है। लेकिन देश के किसान एक तरफ अपनी मांग के लिए अड़ग है और दूसरी तरफ सरकार अपनी वादा खिलाफी और जिद पर अड़ग है। आज चौथे राउंड की बात हुई, पांचवें राउंड की बात का प्रस्ताव भी रख दिया गया, लेकिन कुछ भी साफ नहीं हो पाया। और इस बार किसानों ने यह शर्त रख दी है कि अब सरकार को एमएसपी की गारंटी के कानून पर अपना रुख साफ करना पड़ेगा, वरना कोई बात नहीं होगी। उसके अलावा हम हर मसले पर बात करने के लिए तैयार हैं। तो आखिर सरकार किसानों को कीड़ों मकोड़ों की तरह रौंदने पर क्यों आतुर हो गई है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ योगेंद्र यादव जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। योगेंद्र सर, 4 राउंड की बातचीत हो चुकी है, पांचवें राउंड के लिए प्रस्ताव भी रख दिया गया है। सरकार हल निकालने के लिए बात कर रही है या फिर किसानों को अपनी जिद के आगे मजबूर करना चाहती है? प्रज्ञा जी, बात शुरू करें उससे पहले हमें 2 सेकंड के लिए केवल इस बात को दर्ज करना चाहिए कि इस आंदोलन का पहला शहीद बिल्कुल, आ- आ- खनौरी बॉर्डर। शुभकरण सिंह करके बठिंडा का 22 साल का नौजवान। और जो दावा किया जा रहा है वो ये, और प्रत्यक्षदर्शियों का दावा है, उनको ट्रीट करने वाले डॉक्टर का दावा है कि उन्हें सर में गोली लगी। अब इसमें समझिए क्या क्या हो रहा है। पंजाब में कोई व्यक्ति खड़ा है, उसको हरियाणा पुलिस गोली मार रही है। अगर ये गोली वाली बात सच है तो आप समझिए देश में क्या हो रहा है। क्या ये संभव है? क्या इस देश का कौन सा कानून इस चीज की इजाजत देता है? और फिर वही सब चीजें, सिर्फ बैरिकेड और कटीली तार नहीं, कंक्रीट, सड़क को, अपनी ही बनाई हुई सड़क को सरकार खोद रही है, कीलें गाड़ रही है, हम्म। जैसे कोई आतंकवादी आ गए हों। और ये सब लोग, जिन्हें दंगाई आतंकवादी और पता नहीं क्या कुछ कहा जाता है, वो मांग क्या रहे हैं? इस मैं चाहता हूं कि हम बिल्कुल शुरू में इस साधारण बात को दर्ज करें। बिल्कुल। ये लोग कह रहे हैं कि पिछले 60 साल से सरकार साल में 2 बार जो रस्मी घोषणा करती है, सरकार अपने मुंह से कहती है कि ये न्यूनतम दाम है जो कि किसान को उसकी फसल का मिलना चाहिए। हम्म। किसान कह रहे हैं वो दिलवा दीजिए बस। वो अपनी तरफ से ना दाम बना रहे, ना अपनी तरफ से कोई फसलें चुन रहे। वो सिंपली कह रहे हैं कि भैया आप सरकार की मोहर लगा के जो घोषणा करते हैं उसको लागू करवा दीजिए। वो कह रहे हैं कि आपके वादे सुन सुन के हमारे कान पक गए हैं, अब आप इसको कानूनी गारंटी से दे दीजिए। और वो याद दिला रहे हैं कि 2011 में उस समय के गुजरात के मुख्यमंत्री, जिनका नाम नरेंद्र मोदी हुआ करता था, उन्होंने लिखित में ये सिफारिश उस समय के प्रधानमंत्री को की थी। उस समय के प्रधानमंत्री ने नहीं मानी, मगर उसके बाद तो नरेंद्र मोदी खुद प्रधानमंत्री बन गए ना। किसान याद दिला रहे हैं कि आप अपनी ही सिफारिश सुन लीजिए मोदी जी। किसान याद दिला रहे हैं कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य देने का वादा मोदी जी ने घूम घूम के पूरे देश में दिया था। तो हम्म। किसान कोई अनहोनी, अनूठी, असंभव ऐसा कुछ नहीं मांग रहे हैं। इस देश में किसान सिर्फ ये कहे कि मुझे अपनी मेहनत का वो न्यूनतम दाम मिल जाए जो कि आप कहते हैं कि न्यूनतम है, जिसे देने का आश्वासन आप बार बार कर चुके हैं, कृपया दे दीजिए। और उसे क्या मिल रहा है? गोली, आंसू गैस, कील, बैरिकेड। ये हो क्या रहा है? हमारी आत्मा इस देश की क्या इतनी कुंद हो गई है कि हम इतने न्यूनतम चीजों को देख नहीं सकते? योगेंद्र सर, पंजाब सरकार को केंद्र सरकार ने एक खत लिखा था जिसमें पंजाब सरकार पे ये आरोप लगाए थे कि पंजाब सरकार उपद्रवियों को पत्थरबाजी करने और कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाने की खुली छूट दे रही है। जिसके बाद पंजाब सरकार ने जवाब दिया है कि वो किसान हैं, उन पर थोड़ी नरमी बरतने की जरूरत है। किसानों के साथ ये विदेशी आक्रांताओं जैसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है? जैसे कि अभी आपने कहा कि इस तरीका का व्यवहार किया जैसे वो आतंकी हो। एक एमएसपी की गारंटी देने में सरकार को इतनी दिक्कत क्यों है सर? प्रज्ञा जी,
ये चिट्ठी वाली बात को आप जरा ध्यान से दर्ज कीजिए। चिट्ठी बहुत जी महत्वपूर्ण चिट्ठी है, जी 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 बिल्कुल। क्योंकि ये चिट्ठी आगे जाकर किसी कार्रवाई का आधार बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसको हमारी भाषा में बोलते हैं ना कि फाइल तैयार हो रही है। ये फाइल हम्म तैयार की जा रही है, जिसमें बाद में ये कहा जाएगा कि केंद्र सरकार द्वारा दिए गए निर्देश और एडवाइजरी का उल्लंघन किया, देश की सुरक्षा पे खतरा हुआ, इसलिए हम्म केंद्र सरकार को मजबूर होकर डैश 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 करना पड़ा। ये 356 की तैयारी चल रही है, ताकि बाद में कहा जा सके कि राष्ट्रपति शासन, इसी तरह की फाइलें कागजें बना के राष्ट्रपति शासन लगाए जाते हैं। मैं नहीं कह रहा कि लगाए जाएंगे, मैं नहीं जानता, लेकिन ये जो सब खेल है, तैयारी उसकी चल रही है। सवाल है कि सरकार मान क्यों नहीं सकती इस बात को, एमएसपी की। सरकार हम्म की तरफ से जो तर्क दिए जाते हैं वो बता देता हूं, और जो सच्चाई मुझे समझ आती है वो बता देता हूं। सरकार कहती है कि इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि बताइए लीगल गारंटी हम कैसे दें। जवाब ये है कि ये तो आप गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पूछ लीजिए कि लीगल गारंटी कैसे दें। कहते हैं इतना पैसा खर्च हो जाएगा, कितना बताते हैं, 10 लाख करोड़ रुपया। बार बार मैंने कहा, भाई इतना, कक्षा 8 का गणित तो कम से कम समझ लिया कीजिए कि किसी भी दुकानदार का नफा और नुकसान वो नहीं होता कितने में खरीदता है और कितने में बेचता है। खरीद और बेच का जो अंतर होता है वो नफा या नुकसान होता है। तो 10 लाख करोड़ रुपया तो तब खर्च होगा अगर सरकार सारे किसानों की सारी 23 फसलों को खरीद ले और खरीदने के बाद उसको आग लगा दे। अगर वैसा करेगी तो 10 लाख करोड़ रुपया खर्च होगा। अगर वैसा हम्म नहीं होगा, यानी कि खरीदेंगे तो बाद में बेचेंगे भी ना, तो उसका एक अनुमान आया क्रिसिल नामक एक संस्था से, जो कोई किसानों की संस्था नहीं है, बिल्कुल स्टैंडर्ड इकोनॉमिक एनालिसिस की संस्था है। उसने कहा 21,000 करोड़ रुपया। 21,000 करोड़ रुपया कितना होता है प्रज्ञा जी? ये देश सरकार के बजट का 0.5, आधा परसेंट है। क्या देश की 54% आबादी के लिए आप आधा प्रतिशत बजट नहीं दे सकते? बहुत भारी सर है। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना दिखाते हैं मोदी जी, और अपने देश के किसानों को ही एमएसपी की गारंटी नहीं दे पा रहे हैं। बड़े शर्म की बात है योगिन सर। तो इसका सारा आप झूठ देखिए, क्या-क्या बोला जाता है। कहा जाता है कि बताइए, दाम देना हमारा काम थोड़ी है, ये तो बाजार का काम होना चाहिए। बड़े हमें हम्म तर्क सिखाए जाते हैं। पिछले कई बिल्कुल हाँ। दिनों से सभी अंग्रेजी के तर्क सुन-सुन के मतलब कान पक गए हैं मेरे। हम्म मैं कहता हूँ भाई साहब, ये फिर आप एमआरपी क्यों रखते हैं? अगर बाजार में सरकार को कोई दखल नहीं देना है, तो एक डिस्प्रिन की गोली लेने के लिए कोई आया, उसको ज़रूरत है, तो फिर दुकानदार ₹1000 की डिस्प्रिन दे, ₹2000 की दे, आपको क्या मतलब है इससे? ये एमआरपी नामक चीज़ आपने क्यों की? क्योंकि आपको उपभोक्ता की चिंता है। अच्छा ये बताइए, मिनिमम वेजेस क्यों किए? ये तो बाजार में दखलंदाजी है भाई। हम्म मिनिमम वेजेस क्यों होते हैं? क्योंकि दुनिया भर में, दुनिया के तमाम पूंजीवादी देशों में भी कुछ बाजार में दखल हमेशा की जाती है। और आखिरी बात मैं इस पे ये कहता हूँ कि अगर आपको लगता है कि खाद्यान्न के बाजार पे कोई दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए, तो हुजूर प्याज का दाम ₹80 होते ही आप कैबिनेट मीटिंग क्यों करने लग जाते हैं? होने दीजिए ना प्याज ₹800 की। आप गेहूं का दाम बढ़ते ही बाजार में आप उस पे एक्सपोर्ट पे बैन क्यों लगा देते हैं? आप दाल का दाम बढ़ते ही जिम्बाब्वे और वहां से इंपोर्ट करना क्यों शुरू कर देते हैं? आप इंटरवीन करते हैं। और खास तौर पे खाद्यान्न तो इतनी देश की क्रिटिकल चीज है कि सरकार कहती है किसी भी अवस्था में खाद्यान्न की आपूर्ति कम नहीं होनी चाहिए, खाद्यान्न के दाम ऐसे नहीं होने चाहिए जो लोगों की रीच से बाहर हो। अगर आप इन दो चीजों को नियंत्रित करेंगे तो आपको तीसरी चीज करनी पड़ेगी, यानी कि इसका जिस चीज को आप अनिवार्य बताते हो हम्म उसको पैदा करने वाले को उसकी मेहनत का न्यूनतम दाम मिले, ये भी आपकी ही जिम्मेवारी है। नहीं हम्म ठीक है, आटा बिकने दीजिए, अगर आटा बाजार में ₹1000 किलो बिकता है, आप कंधे झटक दीजिए, कहिए भैया बिकता है, क्या करें बाजार है, फिर वो सब कीजिए। ये हम्म वो नहीं करता, इसलिए हमें बिल्कुल झूठे तर्क बताए जाते हैं। एक तर्क अभी और चला है कि साहब इसको तो 1960-65 में जरूरत थी, जब इस देश के अंदर खाद्यान्न की कमी थी, तब एमएसपी की जरूरत थी। अब तो हम्म खाद्यान्न के भंडार भरे हुए हैं, अब एमएसपी की क्या जरूरत है?
मैं इसमें 2 बात बता दूं। पहला तो ये कि राशन पीडीएस और राशन की व्यवस्था और एमएसपी 2 बिल्कुल अलग-अलग नीतियां हैं। राशन की व्यवस्था इसलिए है देश में कि गरीब उपभोक्ता को खाद्यान्न कम से कम न्यूनतम दाम पे मिल जाए, और एमएसपी की व्यवस्था इसलिए है कि उसे उत्पादन करने वाले को कम से कम न्यूनतम दाम मिले। उत्पादक और उपभोक्ता 2 अलग-अलग वर्ग हैं। दोनों को प्रोटेक्ट करना सरकार का काम है। हम्म। आज आज इस देश में बिल्कुल कोई संदेह नहीं, गेहूं चावल के भंडार भरे हुए हैं। लेकिन उसे भरने वाले को दाम नहीं मिल रहा, और ये मेरा आरोप नहीं है, किसानों का आरोप नहीं है ये। सरकार की एक वेबसाइट है एग्री मार्केट, जो कि हर रोज हर मंडी में बिकने वाली चीज का दाम बताती है। उसमें आप चेक कर लीजिए, क्या किसान को सरकार की एमएसपी, जिसे सरकार न्यूनतम बताती है, क्या वो मिल रहा है या नहीं। अगर ये देखने में मेहनत हो, हर दिन वाला देखने में, तो सरकार साल में 2 रिपोर्ट निकालती है सीएसीपी की, ये कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, जो हर साल ऑफिशियली दर्ज करता है कि एमएसपी हम्म। इतनी थी लेकिन किसानों को उससे कम दाम मिला। अगर ये सब चीज है, आप कह रहे हो कि आपको न्यूनतम ये मिलना चाहिए, आप ही कह रहे हो कि ये किसानों को नहीं मिलता, आप कह रहे हो बार-बार संसद में खड़े हो कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं नहीं, नहीं दिलवाएँगे, बिल्कुल गारंटी से दिलवाएँगे, आप चिंता मत कीजिए, इस बार मैं हम्म। ये योजना लेके आया हूँ, उस बार वो योजना लेके आया हूँ। अब किसान कह रहा है भाई साहब सुन-सुन के हमारे तो पक गए कान, अब हमें आपका आश्वासन नहीं चाहिए। आप एक कानून बना दीजिए जिस दिन अगर ना मिले तो मैं किसी के पास जा सकूँ, क्या दिक्कत है? बिल्कुल। हम्म। एक सर तरफ मैं एक। और बता दूँ हाँ। चूँकि वो हम्म। जा रहा है, हम्म। वो कहते हैं साहब बताइए 23 पूरी की पूरी 23 फसलें खरीद के भंडार हम कहाँ करेंगे? हम्म। इसका उत्तर ये है कि इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है, पता नहीं क्यों ये भ्रम बार-बार फैलाया जा रहा है। प्रोक्योरमेंट और एमएसपी 2 अलग-अलग चीज़ें हैं। जब किसान कहता है कि मुझे एमएसपी दो, तो किसान ये नहीं कह रहा है कि आप गेहूँ और धान के साथ-साथ पूरा का पूरा चना भी खरीदो, पूरा आप सरसों भी खरीद लो, पूरा तिलहन खरीद लो। नहीं, किसान ये बिल्कुल नहीं कह रहा है। किसान ये कह रहा है कि आपके पास 3-4 औज़ार हैं, उनका इस्तेमाल करके या तो आप बाज़ार का भाव वैसा करवा दीजिए। क्या औज़ार हैं? एक औज़ार होता है मार्केट इंटरवेंशन, हम्म। जिसमें सरकार जाती है, जैसे ही एमएसपी से दाम गिरने लगता है, कॉटन कॉर्पोरेशन हर साल ये काम करती है। जैसे ही बाजार में एमएसपी के नीचे दाम गिरा, कॉटन कॉर्पोरेशन आ जाती है, कहती है ठीक है अब हम एमएसपी पे खरीदना शुरू कर रहे हैं। दाम नहीं गिरेगा, 10% 15% खरीदा, इतने में मंडी का दाम उठ जाता है। कॉटन हम्म। कॉर्पोरेशन पीछे हट जाती है, कहती है चलो बाजार को काम करने दो। केवल आप 5 से 10% अगर उत्पादन खरीद लेंगे, दाम नीचे गिर ही नहीं सकता है, अगर आप एमएसपी पे उतना खरीद लेंगे। फिर भी अगर गिर जाता है, तो एक डेफिसिट पेमेंट स्कीम होती है, भावांतर जिसको मध्य प्रदेश में नाम दिया गया था। सरकार कहती है कि मैं आपका धान खरीदूँगी तो नहीं, हमारे पास इकट्ठा करने की जगह नहीं है, गोदाम में हमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको मैंने जिसे न्यूनतम बोला है, उससे ₹200 कम मिला पर क्विंटल, तो ₹200 आपके अकाउंट में भरपाई करना मेरा काम है। तो सरकार भरपाई कर देती है। ये तमाम चीज़ें की जा सकती हैं। सरकार को इस देश की 23 फसलों को खरीद के किसी गोदाम में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब भ्रम जानबूझकर फैलाए जा रहे हैं, ताकि शहरी लोगों में इसके बारे में एक डर बैठाया जा सके कि बिल्कुल पता भ्रम नहीं कुछ फैलाया जाए। ऐसा होने हम्म। जा रहा है, जिससे मतलब देश बर्बाद हो जाएगा। इस तरह की बातें बिल्कुल। की जा रही हैं, बिल्कुल झूठ। हम्म। योगेंद्र सर, आपने तमाम तर्कों के जवाब दिए, इसके लिए तो मैं आपको धन्यवाद दूंगी और सैल्यूट करूंगी, क्योंकि इन तमाम तर्कों के जवाब लोगों तक पहुंचना बहुत जरूरी है। इन तर्कों के अलावा योगेंद्र सर कई सवाल भी बड़े ऊट पटांग से हैं, जो सवाल किसानों के लिए दागे जा रहे हैं। बड़े बड़े नेशनल मीडिया के लोग दागते हैं कि आखिर चुनाव से पहले ही किसानों को आंदोलन क्यों याद आया, ये हरियाणा और पंजाब के किसान ही क्यों हैं जिनको आंदोलन करने की इतनी जरूरत है। जब सर आपने इतने तमाम तर्कों के जवाब दिए, तो मैं चाहूंगी कि इन दोनों सवालों के जवाब भी आप दें। बहुत अच्छा, शुक्रिया। बिल्कुल हमें एकदम करना चाहिए एक-एक बात का जवाब, क्योंकि हम्म। इस झूठ का, जिसे आपने नेशनल मीडिया कहा, उसे मैं नोशनल मीडिया कहता हूँ। ये नोएडा बेस्ड नेशनल मीडिया अंग्रेजी वाला, नोशनल है, क्योंकि नाम के वास्ते मीडिया है।
भोंपू का काम करते हैं। तो जवाब तो यही होगा, उन चैनल पे तो जवाब हो नहीं सकता इसका। ये कहना कि चुनाव से पहले क्यों याद आया, दो बात मैं बता दूं। पहला, एमएसपी की मांग आज नहीं उठी है। जब किसानों का बिल्कुल। 3 साल पहले आंदोलन हुआ था, तब भी नंबर 1 मांग ये थी कि 3 कानून रद्द हों। नंबर 2 मांग थी कि एमएसपी की लीगल गारंटी दी जाए। और वहां से उठते उठते तक आखिरी मिनट तक हमारी सरकार से यही खींचतान चल रही थी कि एमएसपी पे भी कुछ दो, खाली 3 कानून रद्द करने से काम नहीं होगा। कई वजह से हम वो हासिल तब नहीं कर सके। तो पहली बात, ये कोई नई मांग आज खड़ी नहीं की गई है। बार बार सरकार ने तो वायदा किया था कि हम एक कमेटी बना रहे हैं, वो कमेटी ऐसा तरीका बना देगी जिससे किसानों को मिल जाए एमएसपी। कुछ कमेटी की रिपोर्ट तक नहीं आई, और कमेटी के जो मेंबर हैं वो खड़े होकर किसानों के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं टीवी चैनलों पे। अब किसान क्यों कर रहे हैं, चुनाव से पहले क्यों कर रहे हैं, चुनाव के बाद क्यों नहीं कर रहे हैं? मेरे को एक साधारण किसान ने ये बात समझाई। कहता, बाबूजी, ये ऐसी गाय है जो 5 साल में एक बार दूध देती है। किसान को भी समझ आ गया है कि अगर वो चुनाव के 3 महीने बाद आंदोलन करेगा ना, कोई नेता उसकी तरफ आंख उठा के भी नहीं देखेगा, पलट के भी नहीं देखेगा। किसान को समझ आ गया है कि नेताओं को और पार्टियों को केवल चुनाव के समय ही किसान का दुख दर्द समझ आता है, और वो उस समय उठाता है। और इसमें दुनिया भर में ये परिपाटी है, सिर्फ किसान ही नहीं, मजदूर, कर्मचारी, सब लोगों को पता है लोकतंत्र में 5 साल में एक बार परीक्षा है। ये तो वो पूछना होगा कि परीक्षा से पहले आप किताब क्यों पढ़ रहे हो? क्योंकि साहब परीक्षा है, इसलिए हमें भी पता है कि परीक्षा होनी है, और हमें पता है इसी टाइम वो देखेंगे। तो ये बिल्कुल। तो है। दूसरा, ये कहना कि केवल पंजाब हरियाणा का किसान क्यों मांग रहा है, ये झूठ है। मैं आपको पूरे देश का बताता हूँ। इस देश अभी देश में ज्यादा एमएसपी की खरीद कहाँ-कहाँ होती है? पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश में काफी खरीद होती है एमएसपी पे। छत्तीसगढ़ में धान की खरीद होती है, कर्नाटका में होती है, तेलंगाना के इलाके में, आंध्र प्रदेश के तटीय इलाके में होती है, उड़ीसा के भी एक छोटे इलाके में होती है। जहां-जहां एमएसपी की खरीद होती है, जिस किसान ने एक बार चख के देख लिया है कि भाई एमएसपी नामक चिड़िया क्या है और मुझे क्या मिल सकता है, वो इसका महत्व जानता है, वो आंदोलन में खड़ा होता है। और महाराष्ट्र में कर्नाटका का सबसे बड़ा संगठन है कर्नाटका राज्य रैयत संघ। वो पूरी तरह से इस मांग में शामिल है। उन्होंने धर्म बंद आयोजित किया है। उनके लोग इस प्रदर्शन में हिस्सा लेने के लिए आ रहे थे, भोपाल में उतार के उनको मारा गया है। कर्नाटका राज्य रैयत संघ। दिक्कत ये है कि हमारे ज्यादातर पत्रकारों को भी और इन दिल्ली में बैठे हुए लोगों को पता भी नहीं होता इस देश में क्या कुछ हो रहा है। महाराष्ट्र का शेतकरी संगठन है जिसके कई ब्रांचेस हुए हैं। स्वाभिमानी शेतकरी संगठन एमएसपी की मांग पे पूरी तरह सबके साथ दूसरे प्रदेश। अब सवाल ये है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश का, बिहार का, उड़ीसा का किसान क्यों नहीं खड़ा हो रहा उस तरह से? उसका उत्तर ये है कि उसे पता भी नहीं है कि एमएसपी क्या चीज होती है। उसने मंडी नहीं देखी है। बिहार की मंडियां खत्म कर दी गई हैं। मंडी क्या होती है और मंडी में जाके फसल बेचना चीज क्या होती है उसको ही पता भी नहीं है आज तक। इसी के लिए तो आंदोलन हो रहा है। और ये कहना कि क्योंकि वो लोग खड़े नहीं हो रहे इसलिए उनकी मांग नहीं है, तो बड़ा ही फूहड़ किस्म के तर्क हैं ये सारी चीजें। योगेंद्र सर, एक चीज और है, जिस तरीके से हमने देखा कि आज ही तस्वीरें आई खनौरी बॉर्डर में, किस तरीके से एक 22 साल का किसान उसकी जान चली गई। हम इसको एक आंदोलन की तरह देख रहे हैं, लेकिन अगर हम एक बड़े एस्पेक्ट में देखें योगेंद्र सर, तो ये आंदोलन तो रह नहीं गया, अब तो ये बिल्कुल सरासर खुलेआम अन्याय हो रहा है देश के किसानों के साथ। एक तरफ किसानों पर ड्रोन से आंसू बम के गोले बरसाए जा रहे हैं, वो पतंगे उड़ा रहे हैं। एक तरफ बॉर्डर सील कर दिए गए, वो ट्रैक्टर लेकर खड़े हुए कि हम तो दिल्ली कूच करेंगे, और उनको दिल्ली पहुंचने में इतना सरकार बल का प्रयोग कर रही है। तो सर सरासर अन्याय हो रहा है। और पहली बार नहीं हो रहा, बार हाँ, बार हमने देखा है बिल्कुल। कि बाकी सब कोई कर ले, सबको आजादी है, किसान के आते ही एकदम सारा तंत्र, सारी व्यवस्था, और सिर्फ पुलिस ही नहीं, सर यही मैं जो जानना मीडिया चाहती का हूँ कि तंत्र है वो भी। किसानों से ही इतनी दिक्कत सरकार को क्या है, मतलब इतना खौफ किसानों से। जी, खौफ भी और चिढ़ भी। अ, और उसका वजह ये है, देखिए 2 बात है। मोदी जी ने सोचा था, और कई सरकारों ने, खाली मोदी सरकार को मैं दोष नहीं देता क्योंकि इस देश में सच बात ये है और मुझे कहते हुए कोई संकोच नहीं है
कि इस देश में पिछले 75 साल से कोई भी कायदे की किसानों की हितैषी सरकार नहीं बनी। अलग-अलग डिग्री की किसान विरोध की सरकारें ही बनी हैं। चौधरी चरण सिंह हम्म। तो बहुत खुल के बोला करते थे और मुझे अच्छा लगता था। लेकिन इस हद पे कोई सरकार नहीं गई है जितनी ये है। तो पहला तो इनको लगता है कि किसान को कुछ देंगे तो जेब में हाथ डालना पड़ेगा। किसान के लिए अगर आपको डायलॉग लेने हैं, शेरो शायरी लेनी है, कविता, अन्नदाता ये वो सुनना है तो बिल्कुल पूरा है। उसके लिए सबका मुँह खुला है। जेब खुली नहीं है। जब जेब में हम्म। हाथ डालना पड़ता है तब कहते हैं ना, 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 बड़ा नुकसान हो जाएगा। और दूसरा जो गहरा खेल है वो ये है कि अगर किसान को एमएसपी मिल गई, तो हम्म। किसान तो गाँव में टिक जाएगा। किसान तो अपनी जमीन बेच-बेच के पूंजीपतियों को नहीं देगा। और इस देश की पूरी खेती को जो कंपनियों के हाथ में देने का ओवरऑल डिजाइन है, वो डिजाइन कामयाब नहीं होगा। देखिए, इस देश के सरकारी जो अर्थशास्त्री हैं, उनसे कभी आप हम्म। कैमरा ऑफ करके बात कीजिए। वो आपको समझाएँगे, देखिए ना प्रज्ञा जी, भारत में 50% लोग, 54% लोग खेती पे निर्भर हैं। यूरोप में तो केवल 5% है, हमें भी वो करना पड़ेगा। हम्म। आप उनसे पूछिए भले आदमी, बहुत अच्छी बात है। 5% से आप चला लीजिए इस देश की खेती। ये जो बाकी 45% है उनको कौन से समुद्र में फेंक के आएँगे आप? कोई जवाब नहीं है किसी के पास। कौन-सी नौकरी दोगे? जब हम्म। वो किसान शहर में आता है, तुम लोग उसको एक रहने का कमरा नहीं दे सकते। एक कमरे में 6-6 लोग रहते हैं। ₹7,000 ₹7,500 के लिए 6-6 लोग एक कमरे में रहते हैं। ये करना चाहते हैं हम। तो दिक्कत ये है कि इस देश की इस तमाम किसानों के लिए कुछ तो घोषित योजनाएँ होती हैं, किसान सम्मान योजना, किसान ये योजना और एक अघोषित योजना है, किसान को गाँव से भगाओ योजना। वो इस हम्म। देश की सबसे बड़ी योजना है कि किसी तरह से खेती को क्योंकि आज इस देश में किसान के पास केवल एक चीज़ बची है लेने की, ना तो उसके पास सम्मान बचा है, ना उसकी जेब में पैसा बचा है। उसके पास अपने बाप-दादा की ज़मीन बची। बिल्कुल। और उस ज़मीन पे इनकी निगाह है। इनको किसान हम्म। से कोई मतलब नहीं है, ना फसल से कोई मतलब है। ज़मीन पे निगाह है। उसकी ज़मीन कब्ज़ा करना है और वो तभी होगा जब किसान छोड़-छोड़ के भागेंगे। तो ये किसान को देश से भगाओ योजना का सबसे बड़ा अंग है। अगर उसको एमएसपी दे दी तो टिक जाएगा ना, फिर गाँव छोड़ के भागेगा क्यों? उसको हम्म। 4 पैसा मिल गया तो। ये दिक्कत है असली। योगेंद्र सर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि किसान अगर दिल्ली पहुंच जाएंगे तो क्या दिक्कत है? सरकार को क्या डर है? दिल्ली क्यों नहीं पहुंचने दे रहे सर? इस देश में आंदोलन करने का, प्रदर्शन करने का तो सभी को अधिकार है, लोकतंत्र अधिकार देता है। तो किसानों को क्यों नहीं अधिकार है ये? डर यही है कि जैसे पिछली बार फँस गए थे उसी तरह से फँस जाएँगे, ना निगलते बने, ना उगलते बने। अच्छा, है ना? मतलब तपस्या में कमी रह जाएगी पिछली बार की फिर तरह, इस बार भी मतलब कहना लगता है वो पड़ेगा। तपस्या में कमी को दोबारा स्वीकार हम्म। करना पड़ेगा। ये तपस्या जो है, ये तपस्या में मतलब कमी है मतलब देखिए, ये तपस्या में जो विघ्न डालने वाले तत्व, हैं, ये बड़े हम्म। देशद्रोही किस्म के लोग हैं। तो ये तपस्या में विघ्न डाला डाला जा रहा है। साहब बड़ी हम्म। तपस्या में लगे हैं, कुछ लोग विघ्न डाल रहे हैं। अब ये विघ्नकारी तत्वों को थोड़ा कंट्रोल करने की नीयत हो रही है। अब आप जैसे लोगों को समझ नहीं आता क्या करें। हम्म। योगेंद्र सर, आप तो खेती किसानी से जुड़े हुए हैं, मैं भी किसान की बेटी हूँ, इसीलिए दिल में ये तमाम सवाल आते हैं, इसीलिए मैं आज आपका समय ज्यादा ले रही हूँ, मुझे लग रहा है। योगेंद्र सर, एक बात बताइएगा। सरकार, प्रधानमंत्री मोदी, मैं सीधे मोदी जी की बात करती हूँ, किसानों की आय दोगुनी करने की बात करते हैं। 6,000 रुपए की सम्मान निधि के रूप में भीख दी जाती है किसानों को। क्या उस 6,000 रुपए में किसान आय दोगुनी हो जाएगी उनकी? अगर एमएसपी की गारंटी सरकार दे दे तो किसानों की आय अपने आप दोगुनी हो जाएगी। ये सरकार किसानों के कान उमेट उमेट के उल्टे हाथ से क्यों पकड़ती है? मतलब ये क्या हमारे देश के किसानों को पता चल रहा है, लेकिन आम लोगों तक जो बात पहुंचाई जा रही है वो ये पहुंचाई जा रही है कि आप देखिए किसानों की मांग कितनी नाजायज है, आपके ऊपर महंगाई का बोझ पड़ जाएगा जी। सरकार तो सर सब जानती है, तो ये इतना खुले में आकर झूठ कैसे बोलते हैं कि हम तो आय दोगुनी कर चुके हैं सर? आय दोगुनी वाला जो नाटक है, उसकी हम्म। सच्चाई मैं आपके सामने रखूँ। इसकी घोषणा कब हुई थी? 28 फरवरी 2016 को प्रधानमंत्री ने बरेली में उस दिन राष्ट्रीय बजट घोषित होने से 1 दिन हाँ। पहले प्रधानमंत्री ने इसकी घोषणा की थी। 6 साल में करना था। अब इसके लिए हम्म। आप मैथमेटिशियन होने की ज़रूरत नहीं है कि वो 6 साल कब समाप्त होंगे।
वो 6 साल फरवरी 2022 में समाप्त हो गए। 6 साल तक क्या किया गया? डुगडुगी बजी, डबलिंग, 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 सुनते-सुनते कान मेरे भी पक गए थे, आपके भी पक गए होंगे। हम्म। बीजेपी का कोई प्रवक्ता 2 मिनट तक नहीं बोलता था किसी में डबल के बिना। डबल कर देंगे, आमदनी दुगनी कर देंगे, बहुत अच्छी बात है साहब, आमदनी दुगनी कर देंगे। अब आप और मैं बैठे हुए लखनऊ में हैं और हम्म। कह रहे हैं कि आपको 4 घंटे में हम दिल्ली पहुँचा देंगे, 6 घंटे में दिल्ली पहुँचा देंगे। अब ज़ाहिर है 2 घंटे के बाद आप कहेंगे अभी तो हम लखनऊ ही दिख रहा है, कब पहुँचा देंगे? नहीं, नहीं, नहीं पहुँचा देंगे, आप चिंता मत कीजिए पहुँचा देंगे। फिर 4 घंटे बीत गए, आप कह रहे हैं अभी तो हम यहीं ये तो यहीं लखनऊ की खूबसूरत वादियाँ देख रहे हैं, मतलब हम्म। खूबसूरत नज़ारे देख रहे हैं। तो कहेंगे ना, 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 इंतज़ार करो 6 घंटे के अंदर दिल्ली पहुँचा देंगे। और फिर जिस दिन 6 घंटे हो गए, आपने पलट के सोचा कि अब पूछ लूँ, तो पता लगा साहब साहब तो गायब हैं, दिख ही नहीं रहे। एग्ज़ैक्टली यही खेल हुआ है। 6 हम्म। साल का समय दिया गया। अगर सरकार गंभीर होती तो क्या करती? जिस दिन प्रधानमंत्री ने घोषणा की, उसके महीना 2 महीने बाद कहती कि आज इतनी किसान की आमदनी है, हमें हम्म। इतनी करनी है। ये काम करने में सरकार को 18 महीने लगे। 18 महीने बाद सरकार ने कहा कि किसान की आमदनी इस वक़्त 8,000 कुछ है और हम उसको डबल करेंगे। डबल करने के लिए इतना समय लगेगा इत्यादि। और जब फरवरी 2022 आई, 6 साल तक मैं सरकार के मंत्रियों से पूछता रहा, जी 1 साल हो गया, जी 2 साल हो गया, ज़रा बताना तो अभी तक कितने हो गए? अच्छा 3 साल हो गए, अच्छा अब तो 4 साल हो गए, अब तो बता दो। कोई जवाब नहीं। हम्म। इंतज़ार कीजिए 6 साल है, प्रधानमंत्री ने बोला है। ठीक है भाई। जिस दिन 6 साल हो गए, इनके प्रवक्ता उस दिन स्टूडियो से गायब। कोई जवाब नहीं। तो मैं प्रज्ञा जी आप पत्रकार हैं, आपको एक आग्रह करता हूँ। आप बीजेपी के किसी प्रवक्ता से बस इतना पूछ लीजिए कि किसान की आमदनी 28 फरवरी 2016 को कितनी थी? और आपको चलिए हमने 2 साल का ग्रेस दे दिया, 6 नहीं 8 साल बाद। आज कितनी हो गई है? बस आंकड़े दे दीजिए, ना हमें डबल चाहिए, ना हमें सवाया चाहिए, ना डेढ़ चाहिए। आप हम्म। आंकड़े बता दीजिए। इससे बड़ा पाखंड, इससे बड़ा नाटक इस देश के किसानों के साथ कभी नहीं हुआ। जैसे मैंने कहा, हम्म। 75 साल से इस देश में मैं किसी सरकार को किसानों की हितैषी होने का तमगा नहीं दूँगा। लेकिन इतना बड़ा फ्रॉड किसी ने नहीं किया था। उन्होंने किसानों के लिए कुछ किया नहीं तो कहा भी नहीं। हम्म। ये फ्रॉड नहीं किया कि डबलिंग, डबलिंग, डबलिंग और उसके हम्म। बाद जवाब भी नहीं। माने हद की बेईमानी है ये तो। आपने कहा कि किसानों को पता लग गया है, मैं आपसे असहमत। जिस दिन हम्म। पता लग जाएगा ना, मतलब किसान नेताओं को पता लग गया है, किसान हम्म। एक्टिविस्ट को पता लग गया है, किसान के हितैषी को पता लग गया है। हम्म। आज भी किसान को, अंतिम किसान को पता नहीं लगा है और जिस दिन लग जाएगा ना और जिस दिन किसान खड़ा हो गया, इन लोगों को बिल्कुल। जगह दिखाई देगी। ये बिल्कुल आपने सही बात। बताया 6,000 रुपए साल के। ये आप किसी भी किसान के पास बैठ के गणित कर लीजिए कि अच्छा बाबा ये तो 6,000 मिल रहे हैं। हाँ, मिल रहे हैं। आ रहे हैं 2,000 3 महीने में? हाँ, आ जाते हैं। 3-4 महीने में आ जाते हैं। तो बाबा क्या फ़ायदा हुआ? वो कहता है भाई तुमने डीज़ल का रेट नहीं देखा? हम्म। तुमने खाद का रेट नहीं देखा? जो 50 किलो का कट्टा मुझे मिलता था 400 रुपए में, अब वो 1400 में मिल रहा है और 50 किलो का घटा के 45 किलो कर दिया है उसको। सही अब बात। कोई किसान आपको 2 मिनट में सब बातें कि बिजली का बिल्कुल रेट सही नहीं बात है। देखा। तो ये जो 500 रुपए महीने का दिया एक हाथ से, दूसरे हाथ से 1000 रुपए ले लिया। ये बात किसान समझता है, देखता है, ये उसके बिल्कुल जीवन का अनुभव है किसान का। चाहे आप उसका बिजली का रेट देख लीजिए, उसका आप फर्टिलाइज़र का रेट देख लीजिए और उसके अलावा किसान आपको ये भी बता देगा कि शिक्षा और स्वास्थ्य का खर्चा किस तरह से बढ़ा है। क्या स्थिति हो गई है? एक हम्म। बार अस्पताल कोई चला जाए, हमारे इलाके में कहते हैं कि फिर किला बेच के ही आएगा। यानी कि 1 एकड़ ज़मीन अपनी बेच के ही द अस्पताल से बाहर निकलेगा। ये स्थिति हो हम्म। गई। तो उस किसान के लिए कोई हमदर्दी नहीं, डायलॉग बाजी, अन्नदाता ये हो, वो जैसे औरत के लिए भी कहा जाता है ना, अरे तुम हम्म। सरस्वती हो, तुम लक्ष्मी हो, मैं कहता हूँ भैया ये सब देवी-देवता बनाना शुरू बंद कर दो, उसकी इज़्ज़त कर लो बस। सही बात है।
वो कहीं बेहतर होगा। इसी तरह से सर किसान एक चीज याद आया, आपने तमाम किसान नेताओं का जिक्र किया, इसलिए जल्दी से एक सवाल और है। राकेश टिकैत बड़ी पतली गली पकड़ के निकल लिए हैं, क्या कहेंगे सर? नहीं, अभी से आप ऐसा निष्कर्ष ना निकालें, चूंकि कल एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। हाँ। ये चंडीगढ़ के पास हो रही है। देखिए, अभी तक किसान आंदोलन के नेतृत्व में आगे जो संगठन आए हैं, वो केवल 2 बड़े संगठन आए हैं। हम्म। भारतीय किसान यूनियन सिद्धपुर, जो कि जिसके हम्म। अध्यक्ष केजरीवाल जी हैं, और किसान मजदूर समिति, जिसके पंधेर साहब हैं। जब 3 साल पहले जो बड़ा आंदोलन हुआ था, उसका जो मुख्य संगठन था, वो आज भी इससे बाहर है। उसने हम्म। अभी भी इतना सहयोग नहीं दिया है। हम्म। हम्म। वो लोग कल मिल रहे हैं, और अगर हम्म। उसमें राकेश टिकैत भी शामिल है, उसमें बीकेयू उग्राहा भी शामिल है, उसमें राज्यपाल साहब शामिल हैं, उसमें किसान सभा जो लेफ्ट की है, किसान महासभा, हमारा जय किसान आंदोलन, तमाम संगठन उसमें शामिल हैं। वो कल फैसला लेने वाले हैं। राकेश टिकैत उस फैसले में पूरी तरह से शामिल है। मेरी आज सुबह ही युद्धवीर अच्छा। सिंह जी, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं, उनसे बात हुई, और उन्होंने कहा कि कल आप लोग जो फैसला ले रहे हैं मिलके, उसमें पूरी तरह से साथ है। तो अभी से हम निष्कर्ष ना निकालें इसके बाद, ऐसा मेरा आग्रह हो। अच्छा योगेंद्र सर, अब आपको क्या लगता है आगे क्या होगा, और मोदी सरकार की इस वादा खिलाफी और इस जिद्दी भरे रवैये का असर 2024 में क्या देख रहे हैं? आखिरी सवाल आपसे यही है। देखिए, एक तो बात तय है कि सरकार तो मानने वाली नहीं है। हम्म। सरकार ने जो सो कॉल्ड पैकेज दिया था, मतलब इतनी हास्यास्पद चीज़ है, और एक किसान ने सबसे सुंदर बोला। उसने कहा कि हम गए थे गुड़ माँगने, और इन्होंने कहा कि पटाखा ले लो। गुड़ के बदले अगर कह देते चीनी ले लो, तो हम फिर भी समझ जाते कि गुड़ के हम्म। बदले में क्या पटाखा ले लो, इसका कोई मतलब नहीं। किसान कह रहा है कि मुझे अपनी फसल के दाम की दिक्कत है, मुझे आय की दिक्कत है। सरकार कहती है फसल के विविधीकरण का सॉल्यूशन हम आपको दे रहे हैं। अरे, जो मैं बीमारी आपके पास लेके नहीं गया, हो सकता है मुझे वो बीमारी हो। मैं कह रहा हूं कि मजदूरों को आप तनख्वाह दे दो, और मालिक कह रहा है कि नहीं, आपके लिए जिम खोल दूंगा मैं। जिम अच्छी चीज नहीं है, जिम होने से सेहत नहीं बनेगी। अरे छोड़ो भाई, जिस जो जो बीमारी मैं लेके आया हूं उसका इलाज करो ना, दूसरी बीमारी का क्यों इलाज कर रहे हो? तो सरकार तो यही करेगी। मुझे लगता है कि 5वें राउंड की, 6ठे राउंड की बातचीत जो हो रही है, उसमें अब सरकार कह देगी थोड़ा-सा एक नाम का कंसेशन और दे दिया जाएगा। और मुझे विश्वास है कि किसान आंदोलन और किसान नेतृत्व अपनी मांग पर टिकेगा, और वो ये है कि देश की सभी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य स्वामीनाथन कमीशन के हिसाब से गिनकर उसकी कानूनी गारंटी दी जाए। एक हम्म। राजनीतिक बात महत्वपूर्ण आप याद रखिएगा, जी। कांग्रेस ये घोषणा कर चुकी है। पहली बार कांग्रेस ने अपनी सत्ता रहते हुए ये नहीं किया, और किसान गुस्सा हुआ, किसान ने उनको सजा भी दी। मोदी हम्म। जी ने बंद किया। 2019 में भी कांग्रेस ने घोषणा नहीं की थी। लेकिन इस बार पहली बार देश के किसी राष्ट्रीय दल ने स्पष्ट रूप से एक घोषणा की है, जो कि किसानों की मांग को हूबहू स्वीकार करती है। और आज अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो गया है, और आरजेडी के साथ तो ठीक चल ही रहा है। आरजेडी के हम्म। नेता ने भी कहा, तेजस्वी जी इस यात्रा में थे, उन्होंने कहा कि हाँ, मैं भी इसके पूरा साथ हूँ। मुझे विश्वास है कि अखिलेश जी भी पूरी तरह इसका समर्थन करेंगे। और अगर ये इंडिया गठबंधन की मांग बनती है, तब हम्म। सरकार के लिए बड़ा टेढ़ा मामला है। तब ये चुनावी मुद्दा बन सकता है। अभी तक इस चुनाव में कई बार ऐसा लगता है कि विपक्ष कोई एक बड़ा मुद्दा खड़ा नहीं कर पा रहा है, और ये हम्म। पहला बड़ा मुद्दा हो सकता है इस चुनाव। जी, बहुत बहुत शुक्रिया योगेंद्र सर, आपने समय दिया और किसानों के मुद्दे पर खुलकर मेरे हर एक सवालों का जवाब दिया, और उन तमाम तर्कों का जवाब दिया जो इस वक्त हवा में बह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, और सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार।